So guys, you can see my screen. We today are going to study little bit about more about sets और relations. उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. Okay. तो कल हमने सेट्स किया था. तो उसका थोड़ा आगे के जो लॉज वगैरह होते हैं सेट्स के वो पढ़ लेते हैं. मैंने कार्डिनल नंबर क्या होता है सेट का ये आपको बताया. तो लेट्स सी लिटिल बिट अबाउट वेन डायग्राम. मैंने वेन डायग्राम भी आपको बताया था, फिर एक बार और बता देती हूँ. व्हाट इज अ वेन डायग्राम? हम पहले तो यूनिवर्सल सेट ऐसा लिखते हैं रेक्टेंगल में, और अंदर उसमें जो क्लोज्ड डायग्राम होते हैं, जैसे जनरली हम सर्कल ही निकालते हैं, वो सेट्स होते हैं. सो ये सेट ए है और ये सेट बी है. अब ये इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा है? ये मैंने आपको उस दिन बताया था लास्ट क्लास में. सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. और जो टोटल पोर्शन होता है, जैसे ये टोटल पोर्शन होगा, ये टोटल सब मिलके, तो ये क्या होगा? ए यूनियन बी. अब देखते हैं ये लॉस क्या बोलते हैं, सेट्स के लॉस क्या बोलते हैं. द फर्स्ट लॉ इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. तो यूनियन का साइन इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. अब कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो सिर्फ सेट्स में नहीं होता है. वो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो जहां पे अप्लाई किया अप्लाई हो गया, जहां पे अप्लाई नहीं किया तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं. मतलब क्या? अगर मैं बोलूं x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय x, तो इन दोनों की प्लेस क्या हो गई? कम्यूट हो गई. एक दूसरे के जगह ये क्या हो गए? कम्यूट हो गए. तो वो चलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ. तो जो ए यूनियन बी है वही बी यूनियन ए होता है. तो आप डायग्राम में देख ही सकते हो, ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, शेडेड रीजन तो वही रहेगा. सिमिलरली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन ए बोले, तो वो क्या होगा? सेम होगा. जैसे ये वाला जो पार्ट है इंटरसेक्शन का, वो तो सेम ही रहेगा. हम क्या बोले? ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन ए बोले. अब ये देखो, ए इन यूनियन बी यूनियन सी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये क्या है? ये जो बाहर वाला है ना ए, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो इसमें हम अच्छा इसको नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एसोसिएटिव बोल रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव आगे करते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव. लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहता है. तो ये देखो, ये जो है ना, इनकी ब्रैकेट चेंज हो सकती है. मतलब अभी ब्रैकेट बी और सी के बीच में है, तो ये ब्रैकेट ए और बी के बीच में होती है. ओके. अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर है, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी. ठीक. और इंटरसेक्शन सी, ये बाहर हो गया. मतलब ये ए और ए ब्रैकेट के अंदर आ गए, सी बाहर हो गया, ऐसा चलता है. नेक्स्ट इज दिस. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसका मतलब समझो, अपने आप आपको लगाना आ जाएगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ये ए दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मतलब ये ए एक बार बी के साथ ब्रैकेट में आएगा और एक बार सी के साथ ब्रैकेट में आएगा. अब जो ब्रैकेट के बाहर है यूनियन, वो अंदर आ जाएगा. ठीक. और जो अंदर है ब्रैकेट के, ये इंटरसेक्शन वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा. ठीक. तो ये ऐसा है. ठीक है, ऐसा है. तो ये क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो ए और बी एक ब्रैकेट में आ गए, अंदर क्या साइन रहा? यूनियन का, और बाहर क्या लगा? इंटरसेक्शन का. इसी में अगर हम ऐसा लिखे,
अगर हम ऐसा लिखे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिख सकते हैं। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो, अगर ये सेट थ्योरी है तो इसके हिसाब से डिमॉर्गन्स लॉ देखो क्या है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैं फिर से एक बार यहाँ पे निकालती हूँ आपको समझाने के लिए। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? आपको पता है क्या कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो क्या होता है। अगर सेट ए है, ठीक है, 1 2 3 4, और एस मतलब और यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, या इसको ऐसा लिखा जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए में नहीं है। मतलब अगर मैं वेन डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊं, तो अगर ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो जो भी पोर्शन ए को छोड़ के है, ए को छोड़ दो आप, ए के बिना जो भी पोर्शन है वो सब किस में है, ए कॉम्प्लीमेंट में है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इसके हिसाब से क्या आएगा, 1 2 3 4 तो ए में है, ठीक है, तो बच्चे कौन, 5 6 और 7, ये ए कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक। तो अगर ए और बी दो सेट्स है हमारे पास, जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी तो ये हुआ पूरा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, ये छोड़ के सारा, ये वाला चीज। तुम वेन डायग्राम से ज्यादा समझने की कोशिश किया करो, ज्यादा यूजफुल रहता है। तो देखो, इसमें क्या लिखा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, अगर बी यहाँ पे होता तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब भी ये, तो उनका इंटरसेक्शन। अगर बी यहाँ पे होता तो ये सब छोड़ के बाकी जो भी है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पोर्शन छोड़ के सारा, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये अगर पोर्शन मुझे छोड़ना है तो इसको छोड़ के, इसको छोड़ के सारा क्या बना, ये वाला पोर्शन बना ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको छोड़ के सारा क्या बना, ये, तो वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रह रहा है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जब हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट तो अलग अलग मिल जाएगा, बीच की साइन चला चेंज हो जाती है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो अलग अलग मिल जाएगा, बट यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना है तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, अंदर की इंटरसेक्शन साइन बन जाएगी, ठीक। तो ये लॉ हुआ, ये लॉ हुआ वेन डायग्राम के हिसाब से, कार्डिनल नंबर्स पे ये लॉज है। एन ऑफ ए, अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, उसको जनरली ऐसा लिखते हैं, ये आपको पढ़ते वक्त लगेगा कि ए माइनस बी है, बट वो ए डिफरेंस बी है, अभी मैं बता रही हूँ कैसे। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक। तो ए डिफरेंस बी मतलब x बिलोंग्स टू ए
x डज नॉट बिलोंग टू बी, ऐसे एलिमेंट चाहिए कि x a को तो बिलोंग करे, मतलब a का तो चलेगा लेकिन b में नहीं चलेगा, तो ये शेडेड पोर्शन होता है ए डिफरेंस बी का। ठीक है, और जो बी डिफरेंस ए का जो बी डिफरेंस ए का जो मतलब होता है वो होता है x बिलोंग्स टू बी, x डज नॉट बिलोंग टू ए। तो x b को बिलोंग करेगा बट a को नहीं, तो ये पोर्शन, ये क्या होगा, बी डिफरेंस। ये सबको समझ में आया, बताओ मुझे। मेरिटोरियस स्कूल लुधियाना, MS तलवारा। ठीक है, ये ए डिफरेंस भी देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम इसको काफी यूज करेंगे। नेक्स्ट ये, अब इन दोनों को मिला के भी कुछ बनता है, जैसे इन दोनों को मिला के भी कुछ बनता है, ये और ये, उसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी, उसको ऐसा लिखा जाता है ए, ऐसा ट्रायंगल जैसा, और बी। इसका क्या मतलब है, जो ए डिफरेंस बी है यूनियन बी डिफरेंस ए है, उसका यूनियन, ये होता है ए सिमेट्रिक बी। तो मतलब इस वाले सेक्शन में कौन कौन आ जाएगा, इस वाले सेक्शन में आएगा ये सारा, क्योंकि ये ए डिफरेंस भी है, और इसके साथ यूनियन किसका है, इसका, इसका। सो ये मिलके क्या हो गया, ये मिलके टोटल हो गया ए सिमेट्रिक। समझे तुम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ लॉज और देखते हैं इसमें। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉज है, ये भी मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगी, बट फिर भी ये देखो, ये है ए सेट। आपको लॉज ना हमेशा वेन डायग्राम से समझने चाहिए, क्योंकि फिर बाद में कुछ अलग भी पूछते हैं ना, तो उनको समझ में आ जाता है क्या पूछा है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ये वाला पोर्शन, देखो क्या लिखा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक बार एन ऑफ ए को गिना, ये हो गया, फिर मैंने क्या करा, एन ऑफ बी को फिर से गिना, तो ये वाला पोर्शन हो गया। इसमें क्या हुआ गलती से, इसमें जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, वो डबल काउंट हो गया, एक बार वो एक्स्ट्रा काउंट हो गया। कैसे, एक बार वो ए गिनते वक्त काउंट हो गया, और एक बार बी गिनते वक्त काउंट हो गया, तो एक बार तो निकालना पड़ेगा ना, मुझे तो चाहिए ये पोर्शन, तो वो दो बार गिन गया। तो वो दो बार गिन गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये लिखा है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ओके, अब देखो ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव। फाइव मतलब क्या, नल सेट मैंने बताया था आपको। तो अगर कुछ है ही नहीं इंटरसेक्शन, मतलब सेट ए इधर है और सेट बी इधर है, तो इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, तो ये वाला चीज जीरो हो जाएगा सीधा सीधा। तो क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ, क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब ये देखो, ये मैंने आपको बताया ही था। इसको ना आप वेन डायग्राम से देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसा लर्न करने लगोगे ना तो पागल, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता है वो लर्न करना। मतलब थोड़ी बहुत तो चीजें पता होनी चाहिए, बाकी आपको निकालते भी आना चाहिए वो। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बी डिफरेंस है मतलब ये वाला पोर्शन, प्लस ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये कौन बन गया, सेट बी बन गया।
ऐसे तो आप कितने भी फॉर्मूले लिख सकते हो, सारे थोड़ी लर्न कर सकते हो। तो उस तरीके से आप देखना इसको भी। ये क्या है, ए यूनियन बी इज, ए यूनियन बी क्या क्या है, पहला वाला देखो वो क्या बोल रहा है, पहला वाला ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक। और बी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए मतलब ये वाला पोर्शन। सो हो गया ये है ए डिफरेंस बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये है बी डिफरेंस ए। इनको तीनों को मिला के ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, तीन सेट्स के बारे में है। तो तीन सेट्स के बारे में एक बार देखो, सेम लॉजिक होता है। तो ये है ए, ये है बी, और ये है सी। तो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है। तो वही सब चीज, पहले तो एन को गिना, एन ऑफ ए को, फिर एन ऑफ बी को गिना, फिर एन ऑफ सी को गिना। अब देखो ये गिनने में क्या गलती हो जाता है हमेशा, जैसे हमने इसके लिए बोला था कि अगर मैं ए और बी गिन रही हूँ तो मैंने एन ऑफ ए गिना और एन ऑफ बी गिना, उसमें क्या हो गया, ये ए बी में जो इंटरसेक्शन है वो एक बार एक्स्ट्रा गिन गया, तो वो सब्ट्रैक्ट किया। वैसे ही बी सी को गिनते वक्त बी इंटरसेक्शन सी एक्स्ट्रा टाइम्स गिन गया, तो वो ये है। वैसे ही ए सी को गिनते वक्त क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी एक्स्ट्रा से काउंट हो गया, तो उसको ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस चीज में और एक गलती क्या हो गई, कि इनको सब्ट्रैक्ट करते 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 क्या हुआ, कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, ये वाला, ये कौन सा पोर्शन है, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया, ये गलती से ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको ऐड किया। अब आप ऐसा सोचना नहीं चाहते हो तो आप लर्न करो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ दोनों दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, और लास्ट में क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देना है, ठीक। तो ये रूल्स हुए। एक क्वेश्चन करते हैं अभी, देखो इस पे बेस्ड, देखो ये क्वेश्चन है, ये देखो, इन अ सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट्स, ओके। तो टोटल 220 स्टूडेंट्स है, मतलब यू में कितने मेंबर्स है, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने मेंबर्स है, 220 of a higher secondary school. It was found that at least 125 and at most 130 students studied maths. मतलब मैथ्स के लिए क्या है, 125 से लेके 130 तक, कम से कम 125, ज्यादा से ज्यादा 130 बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे। एटलीस्ट 85 एंड एटमोस्ट 95 फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए क्या है, कि 85 मिनिमम फिजिक्स पढ़ेंगे और 95 मैक्सिमम फिजिक्स पढ़ेंगे। And for chemistry it is 75 and at most 90। और यहाँ पे देखो 40 स्टडी बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन कितना हुआ, 40। देन मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं, 40 स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड 10 स्टूडेंट्स स्टडीड नन ऑफ देम, नन, ठीक। लेट एम एन respectively be least and most number of students who study all three subjects, फाइंड एम प्लस एन। तो तुमको ना तीन अगर बोल दिया ना, तो तुमको ये वेन डायग्राम में फिल इन द ब्लैंक हम फिल करते हैं ना, वैसे आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछे, ये फिल इन द ब्लैंक अगर आप फिल कर दोगे, तो फिर आप इस डायग्राम को देख देख के क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट में कितने मेंबर्स, 220, ठीक। मैंने ये बोला, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है, और ये केमिस्ट्री। यहाँ पे सोल्यूशन है, वो एक बार दिखा देते हैं, बहुत टाइम लग जाता है।
अब अगर उन्होंने मेरे जैसा डायग्राम निकाला है तो हाँ, वैसा ही निकाला है। तो मैथ्स में क्या बोला है, कम से कम, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ये मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथ्स और फिजिक्स के बंदे कितने हैं इंटरसेक्शन में, 40। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, मैं लिख ही देती हूँ। मैथ्स फिजिक्स कितना है, यूनियन, सॉरी, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कितना है, 40। तो यहाँ पे देखो, ये 40 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने इंटरसेक्शन है, 30। तो वो 30 का लिख दिया। यहाँ पे दिया है ना, 50 बोथ केमिस्ट्री एंड ये, और 30 बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो वो दिया है, इसीलिए ऐसे लिखा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरसेक्शन कितने का था, 30 का। और इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने का था, 50 का। ओके, तो इसलिए ऐसा लिखा है। मैथ्स और फिजिक्स पता नहीं अभी बच्चे कितने हैं, बट टोटल 220 है, ये पता है। अब इनके इंटरसेक्शन के हिसाब से ये जगह फिल की है। अभी एक्स भी नहीं पता मुझे, एक्स इन तीनों का इंटरसेक्शन है, वो तो मुझे निकालना ही है। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल थ्री सब्जेक्ट, तो वो एक्स का तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालना ही है। अब ये देखो, एम और ये, इनको मैं अगर ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो मैं इन इन तीनों को ऐड करके दिखाती हूँ आपको। तो एम प्लस 40 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया, एम प्लस 90, एम 40 50 का कैलकुलेशन गया, प्लस एक्स माइनस एक्स क्या, माइनस एक्स। तो वो क्या बोल रहा है, ये 130 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 125 हो सकता है। वैसे अगर मैं फिजिक्स की काउंट करूँ, तो फिजिक्स के अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो क्या क्या आएगा, 40 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस, तो ये क्या हुआ, 70। सो पी प्लस 70 प्लस माइनस एक्स क्या, एक माइनस एक्स बचा। ये वो क्या बोल रहा है, 95 और किसके बीच में हो सकता है, 90 85 था, 85 के बीच में हो सकता है। तो ये इक्वेशन ऐसा लिखा हमने, ये केमिस्ट्री के लिए लिखा। अब देखो ये एक्स क्या है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे पढ़ते हैं। एक मिनट है, एक मिनट। यार आप लोगों को छुट्टी रहता है क्या, हाँ बोल सकते हो क्या आप लोग, ये नहीं, ये छोड़ो। तो ना, इन ऐसे तीनों इक्वेशंस लिख दिए इन तीन। अब क्या कर दिया, ये जो पोर्शन था ये वाला बीच का, ठीक है, तो m प्लस p प्लस c, और 90 प्लस 70 प्लस 80 कितना होता है, 140 150 150। हाँ 220 टोटल स्टूडेंट्स है, वो बोल रहा है ना 220, और उसमें से 10 कुछ भी नहीं पढ़ते, तो टोटल कितने हुए, 210। सो दो तो 210 स्टूडेंट कैसे हुए, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। ये एम पी और सी ये ऐड कर दिया, ठीक, एम पी और सी। और अब ये ऐड किया, तो 40 प्लस 50 कितने हुए, 90, 90 प्लस 30 कितने हुए, 20, 120, तो ये 120। ये माइनस एक्स माइनस 3x हुआ, और ये प्लस एक्स, तो माइनस 2x। ठीक, तो ये टोटल कितना है, 220। नाउ m प्लस p प्लस c, यू विल गेट द रेंज फ्रॉम हियर ऑल्सो। इनको, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, m प्लस p प्लस c प्लस 140 150 240 माइनस 3x
इज लेस देन और इक्वल टू, इनको ऐड कर दो। तो वो इक्वेशंस लगा लगा के आप ऐसा निकाल सकते हो। एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में है, 15 और 30 के बीच में। एक्स क्या है, एक्स वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो सारे तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो एक्स होता है। तो वही पूछ रहा था वो कि मिनिमम कितने बच्चे हैं और मैक्सिमम कितने हैं। तो 15 बच्चे में भी सारा पीसीएम पढ़ रहे होंगे मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 30 बच्चे पीसीएम पढ़ते हैं। देखो ये ना सॉल्व करने का कोई यूनिक तरीका नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगता है एक्स की वैल्यू निकालना, आप वैसे उससे सॉल्व कर सकते हो। समझे तुम लोग? और उसने एम प्लस पी मिनिमम प्लस मैक्सिमम पूछा था, तो 15 + 30 कितना हो जाएगा, 45। फाइन। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ये जो डेटा है वो आपको ना ये डायग्राम फिल करना जैसे ही आ जाएगा वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट। अगर ये डायग्राम फिल करने में इधर गलती हुआ या फिर कुछ रॉन्ग हुआ तो फिर दिक्कत है, फिर नहीं हो पाएगा, वो क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है फिर। ये स्टेप सबसे ज्यादा क्रिटिकल था, इसको आप समझो। 220 की क्योंकि 10 में उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना। टोटल काउंट 220 था, उसमें से 10 डू नॉट स्टडी एनीथिंग, सो 210 इज द काउंट। और ये कैसे मैंने लिखा, -2x का। अब ये मैं आगे आपको करके दिखाऊं क्या? एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास ऐसे और क्वेश्चंस करते हैं और ये कैलकुलेशन भी मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। क्योंकि कैलकुलेशन का क्या है, किसी को यहाँ से निकालना अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ से सॉल्व करना हो तो 90 माइनस कर दो, 90 माइनस करो तो क्या आएगा, 35 लेस देन और इक्वल टू m-x, और 90 इधर भेज दो तो ये कितना होगा, 40। ठीक। अब p -x रखो तो 70 इधर उधर भेज दो, 70 उधर भेजेंगे तो 25 रहेगा, और फिर इधर कितना रहेगा, 70, 15 रहेगा। ठीक, फिर इसको सॉल्व करो तो 80 इधर उधर भेज दो तो ये रहेगा -5 लेस देन और ग्रेटर देन c-x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक, तो आप इनको ऐड करो तो ये क्या आएगा, m+p+c-3x इज लेस देन इक्वल टू 65 और 75। तो ऐसे मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास सॉल्व करके दिखाती हूँ। अच्छा भी नहीं है ज्यादा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और जे में आया हुआ है क्वेश्चन 2024 में, तो इसको सॉल्व करते हैं फिर से। ठीक है, बाकी आपको वेन डायग्राम कैसे निकालना है वो सब समझ में आ गया मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। ठीक, और कुछ पूछना है किसी को? So I think I'll end this class. Bye bye.